हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आपने जो पिछली कक्षाओं में आपकी जो काइनेमेटिक्स वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम अगले वाला जो चैप्टर है वो लेके चलते हैं। वो चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी पार्टिकल्स मोशन करता है तो उसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड लॉ। ये लॉ क्या होते हैं, इनके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सभी को पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैथमेटिकल रूप से सभी को पता है, v बराबर यू प्लस ए टी। लेकिन इसकी डेफिनेशन के तौर पे अपन समझना चाहिए तो ये होता क्या है, इसके बारे में अपन समझेंगे कि जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो किस बेस पे दिया था। कोई भी पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टिकल्स यदि मोशन में है, उसकी जो मोशन है वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बने रहने के लिए ही कोशिश करेगा। यदि कोई भी पार्टिकल्स रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। जब तक, कब तक? जब तक उस पार्टिकल्स पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अपन अप्लाई करे, तब तक जो भी पार्टिकल्स हैं यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, यदि वो पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पार्टिकल्स पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे तब तक। उससे रिलेटेड अपन नेचर के अंदर एग्जांपल देखेंगे तो वो कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। आप सभी लोगों को जैसे आम का पेड़ तो देखा होगा ना आप सभी लोगों ने। आम के पेड़ पे आम लगे होते हैं भाई, ऑफिशियल आम का पेड़ है तो आम ही लगेंगे उसके ऊपर, अंगूर थोड़ी लगेंगे। तो जब हम आम के पेड़ की टहनी को हिलाते हैं, जब हम आम के पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो आम कैसे गिरता है? टूट के नीचे गिर जाता है। तो वो कैसे गिरता है उसको हम समझेंगे। जब टहनी को अपन मोशन में लाते हैं तो वो मोशन में रहना चाहती है। हमने उस आम पे कोई फोर्स अप्लाई किया भाई, टहनी को तो हमने हाथ से हिला दिया, उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो तो मोशन में आ गई। लेकिन जो फल है आम का जो लगा हुआ है वो क्या है, वो रेस्ट में है। तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तो टहनी को हिलाएंगे तो टहनी तो मोशन में आ गई, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन टहनी के द्वारा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विरोध करेगा उस चीज का, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है। टहनी को हमने हिला दिया तो उसके ऊपर अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ला दिया। तो लेकिन जो फल है उसको हमने रेस्ट में है, हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगाया तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो टहनी के द्वारा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगा और वो नीचे टूट के गिर जाएगा। तो ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि यदि भी कोई भी पार्टिकल्स मोशन में है तो वो मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यदि कोई भी पार्टिकल्स है वो मोशन कर रहा है तो वो कब तक उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, कब तक रहेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मोशन करता रहेगा, जब तक हम उस पर कोई भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे तब तक। यदि कोई भी पार्टिकल्स
रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। कब तक? जब तक हम उस पर बाह्य एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक। तो ये है अपने पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे चलते हैं। अब है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार न्यूटन्स अपने को फोर्स की डेफिनेशन देता है। अब सभी लोगों को यही लगता होगा कि न्यूटन्स F बराबर ma को डिफाइन करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये F बराबर ma कहां से आया, इसको हम डिफाइन करेंगे आज कि F बराबर ma कैसे आया। F बराबर ma होता है, बिल्कुल सही है आपकी बात, इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करता है। तो आपको कभी भी कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, तो F बराबर ma मत बता देना आप। वैसे होता है, लेकिन यदि उसकी अपन करेक्ट डेफिनेशन देखें तो वो होती है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? F नेट, जो अपन बाह्य एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इसको अप्लाई करेगा। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से F बराबर ma डिफाइन करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि मोमेंटम क्या होता है? P बराबर mv। यहां पे अपन F नेट d अपॉन dt, P की वैल्यू कितनी है? mv है, mv रख दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में u डॉट v से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, मैंने आपकी जो बेसिक क्लास की जो बेसिक मैथ की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया था। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैंने आप पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो। अब u डॉट v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को अपन पहले बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस v को बाहर निकाल देंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ये अपने पास क्या आ गया? F नेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको यहां पे मास को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। मास को कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। अपने पास क्या टर्म बच गई? F नेट इक्वल टू m dv अपॉन dt। ये आ गया आप यहां तक। अब आप सभी को लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया आपके पास F नेट इक्वल टू m, इसको क्या डिफाइन करेंगे अपन? a। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये अपने पास डेफिनेशन आ गई। और यही न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अभी यहाँ पूछ सकते हो, और यदि आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? बताइए क्या बताता है हमें? न्यूटन्स का लॉ सभी को पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो अपने को अप्लाई करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं करती कि कोई भी पार्टिकल्स पे अपन क्रिया कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर रिएक्शन, पार्टिकल्स पे यदि अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन टू रिएक्शन। यदि अपन किसी भी पार्टिकल्स पे एक्शन लेंगे तो वो हमारे ऊपर वापस रिएक्शन करेगा। आप मान सकते हो ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो आप। और मेरे पास ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। इस बीच वाले के हिस्से को आप खत्म कर दो, इतना ही मान लो कि ये पार्टिकल्स
M1 है, ये पार्टिकल्स M2 है, ब्लॉक है। ब्लॉक M1 M2 पे F1 फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर एक्शन करेगा, तो क्या M2 इस पे कुछ नहीं करेगा? M2 भी इसके ऊपर समान फोर्स अप्लाई करेगा M1 पर, ब्लॉक M1 पर, ठीक है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो अपने को बताता है कि फॉर एवरी, इसके अंदर कंडीशंस होती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, कि इस एक्शन के लिए अपने पास इक्वल क्या क्या होनी चाहिए, एंड अपोजिट रिएक्शन एट सेम टाइम, आपके पास जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सिमिलरिटी ऑफ द सेम नेचर, और जो पार्टिकल्स का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी अपन उस पार्टिकल्स के ऊपर न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यह है अपने पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। इसके बाद में इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक मिनट, आपके पास एक एग्जांपल है, मोमेंटम है, मोमेंटम 3t²/40। अपने को फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है, किस टाइम पे, 2 सेकेंड पे। तो मैंने अभी आपको जो बताया था F = dp/dt, कि जो अपने पास जो मोमेंटम है उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो F = P की वैल्यू कितनी है वहां पे, 3t² + 40। आ गया तक समझ में? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट आ गया, ये ऊपर आ जाएगा t2 - 1 + 4 × 1। किसी भी वेरिएबल्स यदि सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6t⁻1 + 4। अब अपने पास t की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 सेकेंड, 6 × 2 + 4 कितना आ गया, 16 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की। ये अपने पास फोर्स आ गया। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं और आपको दे दूं कि उस पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना है, 5 kg। तो उस पार्टिकल्स पर लगने वाला एक्सेलरेशन फाइंड करके बताओ आप। तो आप वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F = ma। F की वैल्यू अपने पास है, m की वैल्यू भी अपने पास है, तो अपने पास a क्या आ जाएगा, F/m। F कितना है, 16, और 5 m कितना है, 5 N/kg। ये क्या आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन आ गया उस पार्टिकल्स पे लगने वाला। एक क्वेश्चन से मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवरेज फोर्स फाइंड करके बताओ। एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, P फाइनल P इनिशियल और T फाइनल - T इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। किसको डिफाइन करेगा, एवरेज फोर्स को। ये आपके यहां तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अब फोर्स, अपन पढ़ ही वो ही रहे हैं न्यूटन्स के बारे में। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है, जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसके इक्वल होता है, M = mg। कोई भी अपने पास ब्लॉक है, उसका मास कितना है, m है, इसके ऊपर अर्थ पर सेंटर की तरफ कितनी बोल एक्सेलरेशन लगेगा, g। तो इसका कितना, ये इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, F =
mg। इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, F बराबर mg। किस 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 तरफ होगा, अर्थ की सेंटर की तरफ ये फोर्स अप्लाई होगा। जैसे आपके पास एक, आपको मैं वैसे बना के दिखा देता हूं, ये आपके पास सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, यहां पे ये ब्लॉक है एक, इसका मास है m मान लो, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स किस साइड में होगा, सेंटर की तरफ, सॉरी ये इसका सेंटर है, तो इसका फोर्स किस टाइप होगा और कितना होगा, F बराबर mg। अब यहां पे है, इसका फोर्स किस किस साइड में होगा, इस तरह, कितना होगा, F बराबर mg। एक ब्लॉक यहाँ पे है, उसका मास कितना है, m है, तो इसका फोर्स किस तरफ है, सेंटर की तरफ लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, अर्थ की जो सेंटर है उस तरफ लगेगा। आप इसको अर्थ मान सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं, और इसको ये डिफाइन करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अर्थ के जो सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है, F बराबर mg। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जो जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इसकी तरफ अप्लाई होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ। सेकेंड टाइप का जो फोर्स होता है वो होता है टेंशन। सेकेंड टाइप का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टेंशन फोर्स। उसको हिंदी में बोलते हैं तनाव, तनाव बल, पुलिंग फोर्स। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझोगे आप। जैसे आपके पास एक रस्सी है, रस्सी से कोई भी ब्लॉक बंध रहा है उसके ऊपर, उसको अटैच है, कोई भी ब्लॉक है उसके अटैच है उसके ऊपर, तो उस ब्लॉक के लिए, उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास तो है, तो उसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ, F बराबर mg। तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी अपने आप को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। तो जो इनिशियल पोजीशन तक लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, वहां पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी के बाहर की तरफ, आप इसको एक, टेंशन क्या होती है, टेंशन को हमेशा बाहर फेंको, टेंशन क्या होती है, टेंशन को हमेशा बाहर फेंको। तो टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर की तरफ लगेगा। एक्ट अवे फोर्स बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रिंग, कि कोई भी जो बॉडी है, जैसे ये रस्सी है, इसके ऊपर ये बॉडी, इसके ऊपर ये ब्लॉक बंधा हुआ है, या इसको बॉडी मान सकते हो आप। तो टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, ब्लॉक के अवे, दूर, इसके ऊपर की तरफ। आप एग्जांपल की सहायता समझ लो, ये आपके पास रस्सी है, यहाँ पे रस्सी का जो मास है वो कितना है, मास लेस है, वैसे होती नहीं है लेकिन अपन यहाँ पे मान के चलते हैं इसको, ठीक है। इसमें मास, ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, F बराबर mg। टी किस टाइप, लाइक टी की डायरेक्शन किस साइड में होगी, मैंने आपको भी बताया ना, एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रिंग, बॉडी के बाहर की तरफ जो रस्सी को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है रस्सी के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। ये आ गया। अब इसके अंदर ये m ब्लॉक का, m kg का कुछ ब्लॉक का है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg, नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। अब इस पर तनाव, इसके ऊपर टेंशन क्या क्या होंगे, बॉडी के बाहर की तरफ, टुवर्ड्स, बाहर की तरफ, इसके ऊपर कितना लगेगा, P1, इसके ऊपर कितना लगेगा, T2। आ गया समझ में। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स,
किसी भी पार्टिकल्स को मूव करवाना, वही होता है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स कहां अप्लाई होता है? पुशिंग फोर्स, किसी भी पार्टिकल्स को धकेलना क्या है? नॉर्मल फोर्स। जैसे ये अपने पास कोई भी पार्टिकल्स है, इसको मैं इस साइड में फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हुई? खिसक गई। तो इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे, कहां पे लगता है और कैसे व्यवहार करता है? एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी परपेंडिकुलर, जो भी बॉडी है उसके परपेंडिकुलर, उसके अंदर की साइड में वो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ये है mg, इसके ऊपर अपन टेंशन देखेंगे, जैसे ये रस्सी से बंधी हुई है, इसके टेंशन तो कितना होगा? इस साइड में होगा। इस पे नॉर्मल फोर्स कौन होगा? बॉडी के अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ, एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमेशा एक बात याद रखना आप, नॉर्मल फोर्स बॉडी की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वर्क करता है। इस बात को आप मत भूलना कभी भी। इसके ऊपर आप कहां पे लगेगा? जैसे F बराबर mg, तो ये लग गए यहाँ पे। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां अप्लाई करोगे? इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? ये है, तो इसके ऊपर ये लग गया नॉर्मल फोर्स की तरफ, बॉडी की तरफ। अब ये है आपके पास, ये डायग्राम है, इसके ऊपर नीचे की तरफ तो क्या हो गया? mg हो गया। और नॉर्मल फोर्स को अप्लाई करने के लिए बॉडी किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी दूसरे पार्टिकल्स को हमेशा क्या होनी चाहिए? टच होनी चाहिए वो, तभी नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा। इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है इसकी? ये रही, ठीक है। यहां पे टच हो रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई, तो इसकी तरफ ये कितना लगेगा? n1, और इस साइड में n2। दैट्स एनफ। यहां तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। आगे चलूं? अब इसके बेस पे जो अभी तक आपने जो भी पढ़ा उस पे बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ऑल मासलेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन। कि जो भी ये अपने पास डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, जो भी अपने पास मासेज है, इनको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, साम्य अवस्था में है। एफ नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? इनका एफ नेट कितना है? 0, तभी तो ये साम्य अवस्था में होंगे। इसके ये ब्लॉक है, इसका वेट कितना है? 10 kg मास। इसके नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। m की वैल्यू कितनी है? 10। g की वैल्यू कितनी है? तो ये नीचे की तरफ कितना हो गया? 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लगेगा? t। आगे समझ में? तो एफ नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना हो जाएगा? t बराबर mg। तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 न्यूटन। आगे समझ में? यहाँ पे अपने टेंशन फाइंड कर लिया। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछता तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। F बराबर mg। इस पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, किस साइड में लग रहा है? ये लग रहा। आगे F नेट की पोजीशन में कितना हो जाएगा? T प्लस n इक्वल टू mg। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस n, n1। ये फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स n1। वो कितना भी अपन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यदि क्वेश्चन में दिया होगा उसको रख के अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो अपन ने नॉर्मली 0 अप्लाई किया है। मान लो कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो नेक के बराबर है। अगला वाला डायग्राम है, उसके अंदर नीचे वाले को देखो पहले। इसका वेट, इसका मास कितना है? 20 kg। इस पर टी कितना लगेगा यहाँ पे? T1। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 20 इंटू 10। F बराबर mg कितना हो जाएगा? 200। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 न्यूटन। ठीक है। अब यहां पे कितना लगेगा टेंशन? T2।
आप रस्सी को इसको रस्सी को यहाँ से पकड़ लो, तो आपको कितना मास फील हो रहा है? 20 kg। आप इसको यहाँ से पकड़ोगे तो आपको कितना मास फील होगा? 20 + 10 कितना होगा? 30 kg इंटू 10 g ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन। इस पे कितना न्यूटन, कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन। आप T1 की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। इस पे अकेले पे कितना फील हो रहा है? 100 न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया? 200 + 100 300 न्यूटन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं आगे चलूं। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह हो गए, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि अपन इसका हाई थोड़ा सा लेवल बढ़ाए तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, आपको थीटा और टी फाइंड करना है। आप यदि ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो आप सबसे पहले कंपोनेंट फाइंड करना स्टार्ट कर दो। कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दायां LHS बराबर RHS और ऊपर का नीचे के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। कि दायां साइड और बाएं साइड बराबर हो जाएगी, ऊपर का और नीचे का बराबर हो जाएगा। तो आप इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस साइड में तो कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। इस साइड में कितना लगेगा? 8 kg का ब्लॉक है तो mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। ये लग गया। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, इसके कंपोनेंट कर लो आप। ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है। इसके कंपोनेंट कर रहा हूं मैं। ये कितना हो गया? थीटा। तो इसका कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा? टी है, टी कोस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा। ये आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दायां पक्ष बाएं पक्ष से बराबर हो जाएगा, ऊपर का नीचे के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के बराबर। और फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है? टी कोस थीटा इक्वल टू 80। ये अपने पास 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है। दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 60/80 3/4। तो ऊपर देखो tan 3/4 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/4 में? 37। मैंने आपको बेसिक मैथ में पूरी टेबल याद करवा रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद में आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अपने को थीटा अपने फाइंड कर लिया। अब अपने को फाइंड क्या करना है? टी। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में रख दो आप। तो टी साइन 37 इक्वल टू 60। टी इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट करके बताना मेरे को आप। यदि आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करके बताओगे कितनी होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 की डिग्री की? 3/5 इक्वल टू 60। टी इक्वल टू 60/5/3 ये हो जाएगा 20। टी इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन। तो अपने पास हमने दोनों फाइंड कर लिए। आप तो कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सबसे पहले उनमें कंपोनेंट डिफाइन करोगे। कंपोनेंट डिफाइन करने के बाद में वो कंडीशन इक्विलिब्रियम में है तो दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे के बराबर हो जाएगा और आप उसमें इक्वेशन बना के उसको निकाल सकते हो। तो ये अपने जो न्यूटन्स लॉ मोशन का जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया हो। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको
आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि वो चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।